अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छा गुज़र रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी रहमतों के साए में रखे, आपके दिल की तमाम नेक मुरादें पूरी करे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप लोगों पर कायम रहे, खुश रहें, खुर्रम रहें, आबाद रहें। व्लॉग की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। चलते हैं व्लॉग की तरफ से। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानियों को वैसे बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए थे। वो पाकिस्तानी लफ्ज़ शायद गलत होगा, मेरे ख्याल में यूथियों को बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए थे। बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे समेत जानते थे कि ये एक फ्रॉड है। ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए थे। 100 दिन का नारा लगाया था, 100 दिन में इनकलाब ले आऊँगा, इंसाफ कायम कर दूँगा, पता नहीं क्या-क्या कहता रहा। मेरिट की बात करने वाले को कैसे मुल्क को चलने से रोकता रहा, ये इंकशाफात शबर ज़ैदी ने किए। शबर ज़ैदी ने इमरान खान और पीटीआई हुकूमत की तमाम असलियत खोलकर बयान कर दी। शबर ज़ैदी ने जो इंकशाफात किए, इनसे अब तमाम चीज़ें मज़ीद वाज़िया हो गई हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल का अगर कोई वाहिद ज़िम्मेदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान है या फिर इसको लाने वाले सहूलतकार हैं। शबर ज़ैदी ने तो इमरान खान को नंगा कर दिया है। बताया कि अगर इमरान खान रह जाता तो मुल्क तबाह हो जाता। इमरान खान हर वक़्त नून लीग के जो एमएनए थे या उनके जो मेंबर थे, उनकी फाइलें मंगवाकर टैक्स के केस बनवाने की फरमाइशें करता था। शबर ज़ैदी के इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स चलाएँगे, फिर इनको डिस्कस करेंगे। पहले जो मैं क्लिप चला रहा हूँ, पहले उसको चलाते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं और फिर इसी तरह आगे चलेंगे। ये पहला क्लिप सुन लीजिए। इनके भी बहुत सारे एमएनए हैं, तो कभी इसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कि केस खोल दे। शहजाद अकबर साहब एक सोफे पे बैठ जाते थे, इमरान खान बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना है। मैं ये कहता था कि सर शहजाद को बोले मेरे साथ आ जाए, फिर मैं शहजाद को गुस्सा ले जाता था, मैं कहता सर ये नहीं बनता है, रहने दें, इसको छोड़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान को जाके कहा कि 8-10 महीने आपकी हुकूमत को हो गए। जी दोस्तों, अब ज़रा आप खुद इस बात पे डिस्कस कर लें कि जब हम लोग ये बात करते हैं ना कि इमरान खान के दौर में मुल्क तबाह हुआ, इमरान खान के दौर में फलां मतलब मुल्क में फलां अदारा तबाह हुआ, फलां चीज़ तबाह हुई, तो फिर हमें मतलब एक चीज़ नज़र आती है कि यार क्यों तबाह हो गई? इमरान खान साहब तो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, उन्होंने तो एनिमल यूनिवर्सिटी बनाई थी, उन्होंने तो शौकत खानम अस्पताल बनाया था। जब इतने बड़े-बड़े काम किए तो मुल्क क्यों तबाह हो गया था? ये कैसे हो सकता है? तो फिर हमें समझ ये आती है, पता ये लगता है कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में हुकूमत करने पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। सिर्फ़ अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में भिजवाने की सारी तैयारी कर रहे थे। उनकी जितनी एनर्जी थी, इमरान खान साहब जितना अपनी एनर्जी को जमा कर रहे थे, वो तमाम की तमाम जो है वो इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि वो आने वाले दिनों में नून लीग के लोगों को जेल में डालने के लिए तैयारियां कर रहे थे और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब जो है वो फरमाइशें करते थे या शहजाद अकबर साहब जो है वो फाइलें बना के ले आते थे। ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब ये अपनी मर्जी से तो नहीं करते होंगे ना, इमरान खान साहब उनको हुक्म करते होंगे ना कि नून लीग वालों को लाओ, फाइलें बना के इनको अंदर करना है। फिर होता भी रहा ऐसा, कोई एमएनए, कोई एमपीए, इवन के वर्करों तक को उन्होंने अंदर किया या वर्करों तक की उन्होंने मतलब जो हालत की वो आपके सामने। तो शहजाद अकबर साहब जो है वो कहते थे कि इमरान खान साहब ये लेके आ गए, अब बताओ शबर जैदी साहब इनका क्या करना है? तो जैदी साहब कहते हैं जी शहजाद साहब से कहें मुझे मिल लें। जब वो मिलते तो मैं कहता कि यार दफा करो, केस नहीं बनता है, ना करो ये, क्यों मतलब जुल्म ज्यादती कर रहे हो, ये बनता ही नहीं है तो मैं कहाँ से केस बना दूं, कहाँ से केस इनके ऊपर मैं डाल दूं। तो इस तरह की चीजें जब करेंगे आप नेगेटिवली इस साइड पे बिजी होंगे तो पॉजिटिवली आप क्या कर सकेंगे इस मुल्क में। ये बड़ी सादी सी सिंपल सी बात है और फिर हमें उसका रिजल्ट ये नजर आता है कि इमरान खान साहब ने चलती हुई इकोनॉमी का बेड़ा बिठाकर मुल्क 3.5 साल में ये मिसालें देकर जब लिया था मुल्क तो इंग्लैंड बनाना था, जब वापस किया तो कह रहे थे कि ये श्रीलंका बन चुका है। श्रीलंका इसलिए बन चुका है कि श्रीलंकी रिसेंटली जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो मतलब लेते वक्त कहा था कि इसको अमेरिका और इंग्लैंड बनाना है, जब वापस किया था तो श्रीलंका बनाकर वापस किया था। इससे लगता यह है कि इमरान खान का यही ख्वाब था। दूसरा क्लिप भी आपको सुनाता हूँ, पहले वो भी सुन लें, इस पर भी बात करते हैं। इलीगल सिगरेट बेचने का काम कर रहे हैं तो मामला रिवर्स होते गए और जो तंबाकू बनने की स्टेज पे लगा था, हालांकि उससे काश्तकार को नुकसान नहीं था। 500 असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के एमएनएस जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको, 500 रुपए है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे एमएनए तंबाकू के ग्रोवर है। मैंने कहा यार 500 को जीरो कर देता हूं मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है इनके ऊपर हाथ डाला। 20 सेनेटर फाटा के वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके, खैर मैंने नहीं माना। इस पे दिस इज वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा इख्तिलाफ हुआ, मैंने नहीं माना। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। ऑपोजिशन है उस वक्त की, उनके एफबीआर में जो टैक्स रिकॉर्ड हैं उन
अच्छा जी, ये अभी आपने सुन लिया जी कि वो कह रहे हैं जी कि मैंने जब सिगरेट वालों को रजिस्टर्ड करने की कोशिश की तो हमने एक नॉर्मल तरीकाकार जितनी सिगरेट बनाने की फैक्ट्री हैं उनको रजिस्टर्ड करें। अब देखें फाटा में जो सिगरेट बन रहा है वो किसी खाते में नहीं आता, मतलब फाटा का बना हुआ सिगरेट जो है वो आपके पाकिस्तान में बिक रहा है लेकिन वो टैक्स के दायरा इख्तियार में नहीं है। और शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि जब हमने ये कोशिश की कि उसको टैक्स के दायरा कार में लेके आए तो असद कैसर जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे वो उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा जी आप ये काम, ये तो मैं इसको कम कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप टैक्स ना दें लेकिन मुझे कम से कम आपकी फैक्ट्री रजिस्टर तो करने दें। तो उन्होंने कहा जनाब आप रजिस्टर करने की बात करें, आप फाटा के इलाका में घुस नहीं सकते, आपको हम लोग वहां मारेंगे जहां पे समझ नहीं आएगी। और ये लोग हैं जो इंसाफ लेके आना चाहते थे और ये लोगों की वजह से इस मुल्क में इंसाफ आना था। इंसाफ देख लिया आपने। और फिर वो कह रहे हैं कि जो स्टील मिल्स और वगैरह वहां पर कुछ, उन्होंने कहा जी वो आगे बढ़ने का जी ये हो कैसे सकता है कि आप लोग ये करें। और इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब इस मुल्क को अमेरिका कनाडा बनाने आए थे, इस मुल्क से करप्शन खत्म करने आए थे, लेकिन इमरान खान साहब इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शनों के अंबार लगा कर गए। और मुल्क में जो करप्शन करने का एक जो दुनिया में बहुत सारे अदारे बनाते हैं ना कि कौन से किस मुल्क में कितनी करप्शन होगी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी को करप्ट कहते थे और नवाज शरीफ के बारे में जो कहते थे उनसे भी बहुत दूर ले गए, मतलब बहुत ऊपर ले गए कि करप्शन में पाकिस्तान का नाम जो है ना पहले से भी ज्यादा बदनाम और ठीक ठाक बदनाम किया। वजह ये थी कि इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत बचानी थी और अपने दोस्ते यारों के, अपने एमएनए के हुकूमत मेरी बरकरार है, उनका टैक्स नहीं देना था और उनको दायरा इख्तियार में भी नहीं लेके आना था कि वो टैक्स देने के काबिल। तो ये कुछ जब करते रहे इमरान खान साहब तो फिर श्रीलंका बनना था, इंग्लैंड बनना तो दूर की बात है। एक और क्लिप है वो भी आपको सुना दूं और फिर बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। बड़े जमींदार को भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट से पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 एमएनए आए लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, सरदार रसूलुल्लाह दरेशक। हम साउथ पंजाब के एमएनए हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तो उसको छोड़ दे। टोबैको दोबारा सुनिए जरा ये एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को, भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट से पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 एमएनए आए लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, सरदार रसूलुल्लाह दरेशक। हम साउथ पंजाब के एमएनए हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तो उसको छोड़ दे। टोबैको जी, मैं कहा जी कि बड़ा जिम्मेदार कौन हो सकता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मैं जहांगीर तरीन के बारे में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जाहिर है वो उस वक्त इमरान खान के साथ इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे। इमरान खान साहब उनके टैक्स छुड़वाने के लिए 20 एमएनए को भेज देते। बल जो भी जिम्मेदार था, जब उसको जमीन का, उसको ज़राअत का टैक्स पहुंचा तो उन्होंने जनाब 20 एमएनए लेके आ गए कि आप हमारे बगैर हुकूमत नहीं चला सकते और जिस हुकूमत के अदारे में आप एफबीआर के चेयरमैन बने हुए उड़ा के वो फेंकेंगे, ना आप चेयरमैन रहेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी। तो इसलिए आप अपनी तबीयत जो है वो उसको ठीक करें, वाजिया करें, घर जाएं और हमारे जो एमएनएस वगैरह है ना उनकी तरफ देखने की कोशिश भी ना करें। ये कुछ होता रहा है जनाब अपना आपके जो डेफिनेट जो हुकूमत अगर आपने चलानी है तो फिर आपको ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अंदाजा करें अब हम इस पे क्या कहें या हमें इस पे क्या बात करने की जरूरत है। ये वो दौर है जिसमें शबर जैदी साहब जो कि इस एफबीआर के चेयरमैन रहे हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क का टैक्स इकट्ठा करके मुल्क चलाना था। तो अब वो बंदा बार बार चीख चला कर कह रहा है, अभी तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं। असद उमर साहब के बारे में उन्होंने बताया कि मुल्क जो है हमारा डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। तो 6-8-9 महीने के बाद तो इमरान खान साहब ने क्यों हो रहा है आपको, उनके जी मुझे तो पता ही नहीं है। उमर को पूछा तो उमर ने कहा जी शायद मैंने सोचा कि आपको पता होगा और वजीर खजाना है और वो कहने कि अगर मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है तो आपको पता ही होना चाहिए। और वजीर खजाना जो है अपने वजीर खजाना अपने वज़ीर-ए-आज़म से ये चीज डिस्कस ही नहीं कर रहा। बट एनी हाउ ये सब चीजें हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के। शबर जैदी साहब इससे भी बड़े बड़े धमाके इस इंटरव्यू में, लेकिन बड़ी खुलकर मेरे ख्याल में इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की गई है वो इमरान खान की तरफ से कम की गई है, इमरान खान साहब के तरफ से जो लाने वाले हैं ना उनकी तरफ से भी ज्यादा की गई है। अगर यही देखें मतलब कैसे कहता है असद कैसर और इमरान खान केपी के कबाइल के इलाकों में लोगों के तंबाकू जो कारोबार चला रहे थे उन्होंने कहा ऐसे हो नहीं सकता, नहीं उन्होंने लगाने दिया। मुल्तान के 40 एमएनए को टैक्स नोटिस गया तो शाह महमूद कुरैशी लेकर आ गए कि हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। मतलब ये इमरान खान की ओवरऑल परफॉर्मेंस यही काम नहीं करने देते थे, अदारों को तबाह करते थे। अगर ये इस वक्त अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते तो शायद मुल्क बेहतर होता। जितनी तवज्जो इमरान खान ने नून लीग को फिक्स करने में लगाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इतनी ही अगर परफॉर्मेंस बेहतर कर लेता तो नून लीग को शायद वैसे ही फिक्स हो जाती। आप काम से मोहब्बत करते हैं लेकिन नालायक आदमी को सिवाय
انتقام کے کچھ نہیں آتا. یہاں نواز شریف کی مثال دوں, جیسے صرف کام آتا تھا, وہ جتنی بار بھی اقتدار میں آیا اس نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا, صرف کام پر توجہ دی. شاید یہی وجہ تھا کہ اس کے دور حکومت میں 5.9 GDP تھی, ملک ترقی کر رہا تھا اور کچھ سالوں بعد دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن سکتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نواز شریف کے بغیر ملک نہیں چلا. نواز شریف نے اپنے کام سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی, عمران نے اپنے انتقام سے نفرت کا بیج بویا جو اب وہ خود کاٹ رہا ہے. اچھا, دوسری طرف عمران خان کے خلاف سازشوں کا جاری, عمران خان صاحب جو ہیں ملک کے خلاف اپنی جو اس کی سازشیں ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہے جس میں عمران خان کی پارٹی سے درینہ تعلق رکھنے والے عمران خان کے کزن سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران امریکی انتظامیہ سے تفتیش کا اظہار کیا. بائیڈن انتظامیہ نے حکومت پاکستان کو IMF پیکج کا دیا اور ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہ پیسے واپس لیے جائیں اور مزید مدد نہ کی جائے. جس شخص نے یہ سب کچھ کیا, میں مطلب کہ آپ کو وہ ٹویٹ اپنی دکھا دوں تو میں نے آج ٹویٹ کی تھی تاکہ آپ لوگوں کو ذرا وہ سمجھ آ جائے کہ یہ اصل میں کہانی تھی کیا. یہ اس تصویر میں وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے امریکی انتظامیہ میں, آپ کو بلکہ وہ تصویر شاید اگر یہ تھوڑا سا, جی اس میں اگر آپ شاید آپ لوگ اب تھوڑا سا بہتر دیکھ سکیں گے کیونکہ میں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کے ساتھ اپنا مطلب کرنا کرانا. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے سب کچھ کہا ہے نا, یعنی اپنے ہی ملک پر تہمت لگائی ہے, اپنا وطن ماں ہوتی ہے, اس تصویر میں آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھا نظر آ رہا ہوگا. یعنی صرف ایک شخص کی رائے نہیں, عمران خان کی اپنی پالیسی ہے پاکستان کو امداد نہ ملے اور ملک دیوالیہ ہو جائے. پہلے ان لوگوں نے IMF کی ڈیل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. شوکت ترین کی آڈیو کال آپ کو یاد ہوگی. پھر انہوں نے دنگے فساد کروائے, اسمبلیاں توڑی, غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی. اب پیکج آ گیا ہے تو پھر باز نہیں آ رہے. کیا یہ لوگ ملک کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ میرا جواب ہرگز نہیں. یہ لوگ, لفظ ذرا سخت ہے, گندی نالی کے کیڑے بن چکے ہیں جن کا مقصد دیمک کی طرح چاٹنا ہے. جو لوگ باہر بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی تو پاکستان کی نیشنلٹی ہی کینسل ہونی چاہیے. اچھا, یہ جس کو دائرے میں کیا ہوا ہے اس کی تقریر ہے جس میں وہ بائیڈن انتظامیہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس ملک کو بچا سکتا ہے یا ملک کوئی عوام ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے. اس وقت جو ملک میں آپ لوگوں نے امداد دی ہے پہلے تو وہ آپ واپس لیں اور اس کے بعد کوئی امداد نہ دے. آپ خود اندازہ کریں کہ عمران خان نے کس لیول تک پاکستان کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے لوبنگ کی ہوئی ہے, اور اس کی لوبنگ کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کے خلاف اس لیول پر چلے گئے. ایک اور کلپ بہت زیادہ وائرل ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو پچھلے ایک اینکر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے نیشنل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کا نیشنل ہوں. اسی تقریب میں مرتے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگوا کر جائے ہتھے آنے والے اور ماں کے مبینہ قاتل موحد پیرزادہ نے پوری کر دی. سینئر امریکی کانگریس مین سے ملاقات میں موحد پیرزادہ نے کہا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اسے امریکہ کیوں نظر انداز کر رہا ہے. امریکی صدر کے اسٹیٹ سیکرٹری انٹونی بلکن کا بامعنی رد عمل کیوں نہیں؟ کیا ایسا کر کے امریکہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر رہا؟ یعنی کل تک یہ امریکہ کو پاکستان کا دشمن سمجھتے تھے, عمران خان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیتے تھے. آج اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں, مدد کریں, یعنی اپنے وطن پر تہمت لگا کر غیروں سے مدد طلب کر رہے ہیں. ایسے وطن فروشوں سے متعلق کیا کہا جائے؟ اصل گلہ تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے انہیں بنایا, جنہوں نے ان کی آپ پیاری کی. کیا وہ ایسے مزید تجربے بند کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ موحد پیرزادہ کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, FBI کے 2 اہلکار میری حفاظت کرتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ وہ پاکستان کا ایک اینکر, جو ایک ایکس اینکر ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, FBI کے 2 اہلکار میری یہاں پر پاکستان میں مدد کر رہے ہیں یا حفاظت کر رہے ہیں, اور ان کو خطرہ کن سے ہے؟ پاکستان کی ان ایجنسیوں سے جنہوں نے ان کو بنایا تھا. اب انہی کو ان سے خطرہ ہے. بس میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی بھی اگر تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے دوست تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ تحریک انصاف کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, اور وہ میرے خیال میں پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی ماں کو, اپنی دھرتی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو جو بھی باہر بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ملک کے اندر سے کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کو سیدھی رستے پہ چلائے, ان کو اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے. میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں, بد دعا کرنے کا آج کا دن نہیں ہے. آج کے دن کے صدقے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کو کوئی سیدھی رستے پہ چلائے اور ان کو ہدایت فرمائے. میری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں, آپ کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس ملک کو انگلینڈ اور امریکہ بناؤں گا, اور
سری لنکا بنا کر چلے گئے. اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو یس لکھ کر اپنا جواب دیں, کمنٹ کریں کہ آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ امریکہ بنائیں گے اس ملک کو, لیکن جب گئے تو سری لنکا بنا کر. اپنا خیال رکھیں, بہت ساری دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اس طرح فیس بک کو فالو کریں اور کمنٹ کریں. بہت شکریہ.